चरण है, इस लिहाज से भी ये चुनावी दंगल जो है वो बेहद अहम हो जाता है। लगातार मतदान जारी है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और जिस तरीके से बीते चरणों में देखा गया था वोटिंग परसेंटेज कम रही थी, लेकिन इस चरण में किस तरीके से तस्वीर रहती है, आगे किस तरीके से मतदाता संख्या दर क्या रहती है, पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे। तापस सेन गुप्ता हमारे साथ संवाददाता कोलकाता से, उत्कर्ष कुमार पटना से, अविनाश सिंह हमारे साथ वाराणसी से और इसके साथ साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी धीरेन्द्र सर आपका। देखिए, जिस तरीके से ये आखिरी चरण और ये कहा जाता है कि अंतिम दौर और अंतिम परीक्षा, ये कहीं ना कहीं अंतिम दौर है और अंतिम दौर ही भारी है, ये लगातार कहा जा रहा है। आपका आंकलन क्या कह रहा है? क्योंकि जिस तरीके से 400 पार का नारा पहले से ही दिया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, इस चरण को लेकर के आपके क्या विश्लेषण रहेगा? देखिए, इस चरण में अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये चरण बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। 2 सीटें ऐसी थी जो पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को लगभग खोनी पड़ी थी। गाजीपुर है और उन सीट में घोसी है, लेकिन इस बार का जो माहौल है वो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बदलाव कहीं कोई आने वाला है, बल्कि विपक्ष को इस फेज से बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की जीत का अंतर कहीं, वोट का अंतर कहीं 51%, 57%, यहां तक कि 60% वोट शेयर पिछले चुनाव में था उनके पास। और जो 2022 के विधानसभा चुनाव है उनके आधार पर भी देखते हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीदें विपक्ष को नहीं दिखती हैं, जबकि विधानसभा चुनाव को इसलिए भी कंपेयर हम लोग कर रहे हैं क्योंकि जो 2019 का चुनाव था वो एक अलग गठबंधन पर था, यानी जो सबसे बेस्ट गठबंधन माना जा रहा था सोशली, जिसकी क्लास का एक साथ जुड़कर जो पिछड़े और दलित वोट बैंक का, जो मुस्लिम वोट बैंक का जो सबसे बड़ा बीजेपी के खिलाफ एक तैयार होता है विजयी गठबंधन, वो पिछली बार था। उस वक्त के बावजूद 2022 में वो अलग अलग लड़े, तो जो 16 सीटें पिछली बार दिख रही थी टोटल, उसमें इस बार उनके तमाम डायनामिक्स में चेंज हुआ है। वो जौनपुर की सीट भी, वो आप देख सकते हैं गाजीपुर की सीट पर भी काफी कुछ बदला दिखेगा, या घोसी जैसी सीट है जहां पिछली बार बसपा ने वो सीट जीती थी चूंकि के कॉम्बिनेशन में थी, लेकिन इस बार उस सीट पर इस तरह से गठबंधन नहीं है, तो लिहाजा वहां भी अगर विधानसभा के हिसाब से देखते हैं तो बीजेपी काफी सही करती हुई दिख रही है। तो अलग अलग चीजों पर मुझे लगता है कि ये फेज उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप कहेंगे तो बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए कोई परेशानी खड़ा करने वाला फेज नहीं है। इस फेज से बहुत ज्यादा विपक्ष को उम्मीदें उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि बांधनी चाहिए। हालांकि जब तक चुनाव वोट है आज 5 बजे के बाद, जब हम न्यूज स्टेट भी इस पर बताने की, तब हम लोग सही से और सही परिस्थितियां लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि ये फेज बीजेपी के लिए एक आसान फेज है। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, देखिए आप पूर्वांचल से हैं, पूर्वांचल की राजनीति क्या कहती है ये सब बेहतर तरीके से समझते हैं कि अब जो असली परीक्षा कहा जाए वो एनडीए में गठबंधन जो घटक दल है, चाहे वो अपना दल इसकी बात की जाए या फिर हम एसबीएसपी की बात करें, उधर गोरखपुर यानी कि जो तराई का इलाका है जहां वोटिंग हो रही है, वहां निषाद पार्टी की बात करें, असली परीक्षा तो उनकी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और देखिए, जैसा कि धीरेन्द्र सर ने अभी कहा कि इस सातवें और आखिरी फेज में जैसा कि जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ 2 सीटें ऐसी रही, घोसी और गाजीपुर, जो बीजेपी हार गई। हालांकि अगर हम विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो पूर्वांचल में बीजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 7वें फेज में इस बार बनारस में भी चुनाव हो रहा है और बनारस वो सीट है जो सबसे हॉट सीट है, प्रधानमंत्री की सीट है। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसका असर जो आसपास के जिले हैं, जो आसपास की सीटें हैं, चाहे चंदौली की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, गाजीपुर, हालांकि गाजीपुर सीट बीजेपी हार गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का प्रभाव इन सीटों पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। और जिस तरीके से बनारस में इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है, देखिए हम सीधे लोगों के पास चलेंगे राहुल। जब आप लोगों की बात सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद कि आखिर इस वक्त क्या है और क्या माहौल है। अगर हम बात करें 7वें फेज की, तो बनारस में भी चुनाव है और देखा जाए तो बनारस सबसे चर्चित सीट है, देश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। क्या लग रहा है, क्या है माहौल और मुद्दे क्या है इस बार? 400 पार विकास मुद्रा।
हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जैसा प्रधानमंत्री भैया, हम लोग में कहा जाता है भैया कलयुग है ना, कलयुग में ऐसे से पाप होंगे कि झूठ को भी मतलब आगे बढ़ेगा और सत्य को दिक्कत आएगी। पर कलयुग का ये सत्युग स्टार्ट हो रहा है भैया, वो मोदी जी से स्टार्ट हो चुका है। अब मोदी जी अब की बार नहीं रहेंगे, ये 25 साल तक मोदी जी को रहेगा। लेकिन देखिए एक चीज ये भी समझना पड़ेगा कि ये पूर्वांचल वो पूर्वांचल है जहां पर जो कास्ट फैक्टर है वो सबसे प्रभावी माना जाता है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश की बात करिए तो आपको नहीं लगता है कि वो फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है? हाँ, जाति बंधन हर यहाँ से टूट चुका है। बनारस में ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के लिए सभी जाति वाले मिलकर के वोट दे रहे हैं। ऐसा सर्वगुण विकास बनारस में आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं था। हम लोग की भी उम्र 50 साल हो गई। ऐसा विकास पूरे देश का और बनारस का भी ऐसा विकास हम लोग देखे नहीं थे। हम लोग हर प्रदेश में जाते हैं, हर देश के हर कोने कोने में ऐसा जैसे रोडी है, व्यवस्था है। यहाँ DLW का नाम BLW कर देने से उद्योग नहीं मिल गया। यहाँ एक DLW बना दिए होते प्रधानमंत्री जी बनारस के अंदर, तो हम लोग कहते DLW कब बना, लेकिन एक DLW आज तक नहीं बन पाया। केंद्रीय विद्यालय, किसी विद्यालय पर PM3 विद्यालय लिखवा देने से आपके नाम नहीं खाते में नहीं जाएगा। एक केंद्रीय विद्यालय बनवा दिया बनारस के अंदर, यहाँ तीनों विश्वविद्यालय है और तीनों अंग्रेज के जमाने का है। ठीक है, देखिए कुछ और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा त्रिपाठी। प्रज्ञा जी, चुनाव चल रहा है, बनारस में चुनाव है, प्रधानमंत्री यहाँ से उम्मीदवार हैं। महिलाओं के लिए क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो बहुत है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बच्चों के लिए कुछ, उनके भविष्य के लिए कुछ नहीं मोदी जी सोच रहे हैं। और बाकी तो सारी भाई बनारस के हैं, वो सांसद है, आते जाते रहते, ये सब तो बहुत अच्छा है। लेकिन युवा वर्ग के लिए कोई भी उनका वो नहीं है। यही बस सबसे बड़ी शिकायत है और कुछ नहीं। तो राहुल देखिए, अलग अलग लोगों से बातचीत करने की मैंने कोशिश की और देखिए निश्चित तौर पर मुद्दे तमाम हैं। अगर हम लोगों की बात करें तो बनारस के जो खास तौर पर लोग हैं, बिल्कुल अविनाश, और ऐसे में आपने बातचीत भी की, लोगों से जाना कि किस तरीके से क्या कुछ मुद्दे हैं। पटना से उत्कर्ष का रुख कर लेते हैं। उत्कर्ष, बिहार की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, आखिरी चरण है जहां मतदान लगातार जारी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। तपिश भी है, मौसम में तो तपिश है, लेकिन इस वक्त मतदान को लेकर के किस तरीके का तपिश देखने को मिल रहा है? कितना उत्साह मतदाताओं में? बिल्कुल, देखिए अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन 3 ऐसी लोकसभा सीट है जो सबसे चर्चित सीट मानी जा रही है। काराकाट, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ पटना और पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं पटना के, जहां पर आज मतदान हो रहा है। अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 9% से लेकर 12% जो अलग अलग क्षेत्र है वहां पर मतदान हुआ है। और इस मतदान केंद्र की तस्वीर दिखा रहे, लगातार सुबह से लोग जो है वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पटना में पहुंच रहे हैं। और इस बार सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि प्रत्याशी के तौर पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती है पाटलिपुत्रा से, और एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव है। तो दूसरी तरफ अगर पटना साहिब की बात की जाए तो पटना साहिब से इस बार प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद है। ये वही रविशंकर प्रसाद है जो रामलला के वकील भी रहे हैं। और दूसरी तरफ अंशुल अभिजीत है, मीरा कुमार पूर्व स्पीकर लोकसभा की, उनके बेटे हैं। और देखिए जो लोग हैं वो अपने मतों का प्रयोग करके निकल रहे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो मतदान होता है वो काफी अहम होता है और लोग जो है अपने मतों का प्रयोग करके, यहाँ पर कुछ लोग बैठे भी है, मौसम भी अच्छा। सर, मतदान कर दिया? नहीं, मैं। अच्छा, आपने मतदान किया सर? जी। अच्छा, किन मुद्दों पर सर आपने मतदान किया? बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है कि हम वृद्ध आदमी है, सीनियर सिटीजन है, तो उसकी योजनाएं सही होनी चाहिए और उसमें सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे स्वास्थ्य की सुविधा हो या पेंशन की सुविधा हो, वो उचित मात्रा में मिलनी चाहिए। यही सब मुद्दों पे। क्या लगता है कि जो पहले का पटना था और अभी के पटना में फर्क है, विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, क्योंकि पहले के पटना से अब काफी इसमें सुविधाएं बन गई हैं, ओवर ब्रिज बन गए, सड़कें चौड़ी हुई हैं, अच्छा काम हुआ। पटना में विकास हुआ है? हाँ, पटना में विकास। पटना के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि पटना में विकास हुआ है। मतदान केंद्रों पर इसी तरीके की भीड़ जो है नजर आ रही है और कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, क्या आपने वोट दे दिया है? किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? विकास पे। अच्छा, विकास एक बड़ा मुद्दा है। पटना की बात होती है तो कहा जाता है कि और शहरों के मुताबिक पटना उतना विकास नहीं कर पाया। मानती हैं कि पटना में विकास की अभी हाँ, आवश्यकता तो है अभी। हाँ।
तो देखिए बिल्कुल पटना में विकास का अभाव है और देखिए अगर पटना की बात की जाए तो बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पिछले 2 दिनों से हीट वेव की वजह से करीब 70 से 80 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं डर एक जरूर था कि आज जब मतदान होगा तो कैसी स्थिति होगी। लेकिन अगर पटना की बात की जाए तो इस वक्त तो मौसम काफी ठीक है और लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। लेकिन अगर 2 सीटों की अगर बात की जाए, पाटलिपुत्रा और इसके अलावा पटना साहिब, ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर मतदान जो है वो हो रहा है। और मतदान केंद्र की अगर तस्वीर की बात की जाए तो अमूमन ऐसी ही तस्वीर तमाम जगहों से नजर आ रही है। लेकिन ये 2 सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ लालू यादव की बेटी है, राज्यसभा सांसद भी है, इस बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। इससे पहले भी 2 बार उन्हें तापस सेन गुप्ता का रुख कर लेते हैं। तापस, पश्चिम बंगाल का क्या हाल, क्योंकि झड़प की खबर भी सामने आई। देखिए, पश्चिम बंगाल में अमूमन हमने पिछले 6 चरणों में देखा है कि लगभग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा गया है, लेकिन इस बार आखिरी फेज में हमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही है। लगातार दक्षिण 24 परगना से खासकर कुलतली का इलाका, साथ में जादवपुर के कुछ इलाकों से भी खबरें आ रही। कहीं ईवीएम को सेक्टर ऑफिसर से छीनकर पानी में फेंक दिया गया, तो कहीं मारपीट किया गया, कहीं भांगड़ में बमबाजी की गई है। कुछ देर पहले खबरें आई हैं कि संदेशखाली में बीजेपी के कार्यकर्ता को मारा गया है, उसके सर पे चोट लगी है। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है अलग अलग हिस्सों से। और ये कोलकाता और खासकर दक्षिण 24 परगना जो सबसे संवेदनशील माना जाता है, हर बार की तरह इस बार भी वहां हिंसा जमकर हो रही है। हालांकि इस बार काफी तादाद में सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन बावजूद इसके इन हिंसा को रोकने में सक्सेस नहीं मिला है इलेक्शन कमीशन को। तो कुल मिलाकर सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि इन दक्षिण बंगाल के जिन 9 सीटों में आज ये वोट लड़ा जा रहा है, इसमें ज्यादातर सीट ऐसे हैं जो तृणमूल कांग्रेस से गढ़ माना जाता है। लेकिन कोलकाता उत्तर खास तौर पर इस बार हॉट सीट है आज इस 7th फेज में, क्योंकि एक तरफ सुदीप बंदोपाध्याय जो तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, दूसरे छोर पे उनके खिलाफ बीजेपी के तापस रॉय हैं जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे और पार्टी छोड़कर भाजपा वो ज्वाइन किए कुछ दिन पहले। इन दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई है और यहां भी कुछ अलग अलग जगहों पर एजेंट को मारने की खबरें आ रही है और साथ में बीजेपी समर्थकों पर हमला किया जा रहा है। तृणमूल का आरोप है कि लेफ्ट के ओर किया जा रहा है। कुल मिलाकर आज जिन सीटों में लड़ाई है उसमें एक देखने वाली चीज जरूर होगी। माना जा रहा है कि लेफ्ट का जो वोट शेयर है वो वोट शेयर काफी हद तक बढ़ सकता है। जादवपुर में और दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना के कुछ हिस्सों में लेफ्ट का जो वोट शेयर है वो बढ़ सकता है। अगर लेफ्ट का वोट शेयर बढ़ता है तो शायद बहुत कुछ जो समीकरण है वो काफी हद तक बदलेगा कि अगर लेफ्ट यहां पे एक रेजिमेंटेड पार्टी के तौर पर दोबारा वोट शेयर्स को गेन करना शुरू करता है तो ये एक अच्छी बात होगी लेफ्ट पार्टी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए भी परेशानी का सबब होगा। बिल्कुल तापस, और ऐसे में लगातार 7वें चरण का मतदान जारी है और ये मेगा कवरेज भी न्यूज स्टेट